नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी पाठक श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज पुनः उपस्थित हूं एक बेहतरीन कहानी लेकर, जिसको लिखा है विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक अंतोन चेखव, जिन्हें अंग्रेजी में हम एंटन चेखव कहते हैं। उनकी कहानी है लॉटरी टिकट। हिंदी में इसे लॉटरी का टिकट का शीर्षक दिया गया है। तो आनंद लें अंतोन चेखव जी की कहानी लॉटरी का टिकट। इवान दिमित्रिच 1200 रूबल की वार्षिक आय में परिवार का भरण पोषण करने वाला अपने भाग्य से संतुष्ट एक मध्यवर्गीय व्यक्ति था। शाम का खाना खाने के बाद सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं आज का अखबार नहीं देख पाई हूँ, उसकी पत्नी खाने की मेज़ साफ करते हुए बोली। ज़रा देखो तो उसमें लॉटरी जीतने वाले टिकटों के नंबर हैं या नहीं। हाँ हैं, इवान ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारे टिकट की तो तारीख निकल गई है। नहीं, मैंने मंगलवार को टिकट बदलवा लिया था। क्या नंबर है? सीरीज 9499 9499 नंबर 26। ठीक है, देख लूँगा। 9499 और नंबर 26। इवान दिमित्रिच को लॉटरी में कतई विश्वास नहीं था। अपने उसूल के मुताबिक वह जीतने वाले नंबरों की सूची देखने वाला नहीं था, लेकिन उस समय उसके पास कोई और काम नहीं था। अखबार भी सामने पड़ा था, इसलिए उसने नंबरों की सूची पर ऊपर से नीचे की तरफ उंगली घुमाई। तत्क्षण उसके अविश्वास का मजाक उड़ाती उसकी नज़र ऊपर से नीचे की दूसरी लाइन में 9499 नंबर पर पड़ गई। अपनी संख्या पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। टिकट का नंबर देखे बिना ही उसने अखबार को जल्दी से अपने घुटनों पर टिका लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी उड़ेल दिया है। पेट में अजीब सी ठंडक, तेज गुदगुदी महसूस हो रही थी। माशा, 9499 नंबर है, उसने अविश्वसनीय स्वर में कहा। उसकी पत्नी उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था। 9499? उसने पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेज़पोश को उसने मेज़ पर ही छोड़ दिया। हाँ, सचमुच इसमें है। और टिकट का नंबर? हाँ, टिकट का नंबर भी है। रुको, इंतज़ार करो। मैंने बताया है कि इसमें हमारी सीरीज़ का नंबर है, तुम समझ रही हो ना? पत्नी की तरफ देखकर इवान के चेहरे पर निश्चल मुस्कान दौड़ गई, उसी प्रकार जिस प्रकार शिशु किसी चमकीली रंग बिरंगी चीज़ को देखकर मुस्करा पड़ता है। उसकी पत्नी भी मुस्करा रही थी। उसको भी यह बात अच्छी लगी कि उसने केवल सीरीज़ का नंबर ही बताया था, टिकट का नंबर देखने की कोशिश ही नहीं करी थी। संभावित धनैश्वर्य की आशा स्वयं में अति सुखद और रोमांचकारी होती है। यह हमारी सीरीज़ ही है। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद इवान बोला। इस बात की पूरी संभावना है कि हम जीत गए हैं। यह केवल संभावना है, फिर भी है तो सही। अच्छा, अब टिकट का नंबर देखो। थोड़ा इंतज़ार करो। निराश होने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। नंबर ऊपर से दूसरी लाइन में है, इसलिए पुरस्कार राशि 75,000 रूबल होगी। यह केवल धन की नहीं बल्कि ताकत और पूंजी भी है। कुछ देर बाद मैं लिस्ट देख लूँगा, और वह 26 नंबर भी। हाँ, तो क्या कह रहा था? यदि सचमुच लॉटरी निकल गई तो? पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। जीतने की आशा ने उनको बेचैन कर दिया था। न कुछ बोल पा रहे थे और न ही सोच पा रहे थे। वे उन 75,000 रूबल का क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे
उनके दिमाग में तो उस समय केवल 9,499 नंबर और 75,000 रूबल ही घूम रहे थे। वे आने वाली खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। यदि हमारा नंबर निकल गया, वह कह रहा था, तो वह हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, एकदम अलग। यह टिकट तुम्हारा है। यदि मेरा होता तो निश्चय ही सबसे पहले 25,000 रूबल से एक शानदार एस्टेट खरीदता। 10,000 तात्कालिक आवश्यकताओं यथा घर की नई साज सज्जा, घूमने फिरने, कर्ज का भुगतान करने इत्यादि में खर्च करता। बाकी के 40,000 बैंक में डाल देता। उससे ब्याज की आमदनी होती रहती। हाँ, एस्टेट खरीदना अच्छा रहेगा। उसकी पत्नी बैठ गई, गोदी में हाथ रखकर बोली, टूला अथवा ओरियल के आसपास। गर्मियों के मकान की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसके अतिरिक्त उससे हमेशा आमदनी होती रहेगी। इवान की कल्पना में नए नए चित्र उभर रहे थे। प्रत्येक चित्र पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर और काव्यमय होता। सभी चित्रों में वह स्वयं को हष्टपुष्ट, गंभीर, स्वस्थ, ऊर्जावान और कामुक देख रहा था कि गर्मियों का बर्फ सा ठंडा सूप पीने के बाद नदी किनारे गर्म रेत में पीठ के बल लेटा हुआ है, या फिर नींबू के पेड़ की ठंडी हवा तले आराम कितना सुखदाई, कितना शक्तिदायी है। उसका बेटा और बेटी पास ही रेत में खेल रहे हैं, घास में कीड़ों को पकड़ रहे हैं। वह आराम से सो रहा है, किसी बात की चिंता नहीं। आजकल या उसके बाद ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। खाली बैठे बैठे ऊब जाने पर वह हरे भरे खेतों में, मशरूम के जंगलों में सैर करेगा अथवा मछुआरों को जाल में मछली पकड़ते देखने का आनंद लेगा। दिन ढलने पर साबुन तौलिया लेकर नदी के तट पर बने शेड में घुसकर आराम से कपड़े उतारेगा। नंगी छाती पर धीरे धीरे हाथों से साबुन मलेगा और फिर पानी में घुस जाएगा। पानी में साबुन से बने झाग के आसपास छोटी छोटी मछलियां दौड़ेंगी। पानी में उगी हरी जंगली घास अपना सिर हिलाएगी। नहाने के बाद मलाई वाली चाय पिएगा और दूध से बनी बर्फ़ी खाएगा। शाम के समय सैर करेगा या फिर मारेगा पड़ोसियों के साथ गपशप। एक सुंदर बढ़िया सी एस्टेट खरीदना ही ठीक रहेगा, उसकी पत्नी ने कहा। वह भी कल्पना जगत में विचर कर रही थी। चेहरे से स्पष्ट था कि मन ही मन वह अपने विचारों पर पुलकित हो रही थी। शरद ऋतु की फुहारों, ठंडी शामों और सेंट मार्टिन की गर्मी के बीच इवान दिमित्रिच अपने आप को देख रहा था। उस मौसम में तारो ताज़ा रहने के लिए उसको बाग में अथवा नदी के किनारे लंबी सैर करनी पड़ेगी। सैर करने के बाद एक बड़ा ग्लास वोदका का पिएगा। नमकीन मशरूम, मसालेदार चटपटा खीरा खाने के बाद वोदका का एक और गिलास पिएगा। बच्चे किचन गार्डन से हाथों में मिट्टी लगी ताज़ी सौंधी महक वाली गाजर और मूली लेकर दौड़ते हुए आएंगे। वह सोफे पर पैर पसार कर आराम से लेटा हुआ रंगीन चित्रों वाली मैगजीन के पन्ने उलट पलटेगा या फिर उसके मुँह डाँप कर झपकी लेगा। सेंट मार्टिन में गर्मी के बाद बरसात का उदास मौसम आ जाता है। दिन रात बारिश होती रहती है। नंगे पेड़ रोते दिखाई देते हैं। हवा नम और बर्फीली हो जाती है। कुत्ते, घोड़े, मुर्गे, सभी पशु पक्षी अवसादग्रस्त अथवा खिन्न हो जाते हैं। बाहर सैर के लिए नहीं जा सकते। कोई भी कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाता। लाचारी में खिड़की के शीशे से बाहर झांकते हुए कमरे के भीतर ही चहलकदमी करनी पड़ती है। सोचना बंद करके इवान ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और पूछा, माशा, क्या तुम जानती हो कि मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ? सोचने का क्रम फिर शुरू हो गया। शरद ऋतु के अंत में दक्षिणी फ्रांस, इटली, भारत की यात्रा बढ़िया रहेगी।
मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन टिकट का नंबर तो देख लो। थोड़ा इंतज़ार और करो। वह कमरे में चक्कर काटता रहा, सोचता रहा। सोच रहा था यदि वास्तव में उसकी पत्नी भी विदेश गई तो क्या होगा। अकेले या फिर किसी खुशमिजाज निश्चिंत वर्तमान में जीने वाली औरत के साथ यात्रा करने में ही वास्तविक आनंद है, न कि किसी ऐसी औरत के साथ जो पूरी यात्रा में अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर बातें करती रहे, एक एक दमड़ी के लिए आहें भरती और निराशा में कांपती रहे। इवान कल्पना कर रहा था, ट्रेन में उसकी पत्नी ने ढेरों पार्सल, टोकरियां और बैग उठा रखे हैं। किसी बात से परेशान होकर शिकायत कर रही है। ट्रेन में बैठने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा धन खर्च हो गया है। हर स्टेशन पर उतरकर उबला पानी, डबल रोटी, मक्खन लाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। महंगा होने के कारण वह कभी पूरा डिनर नहीं करेगी। वह मुझसे पाई पाई का हिसाब लेगी। उसने पत्नी की तरफ देखते हुए सोचा। लॉटरी का टिकट उसका है, मेरा नहीं। उसकी विदेश जाने की क्या तुक है? वह बाहर जाकर क्या करेगी? खुद भी होटल के कमरे में बंद रहेगी और मुझे भी अपनी नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने देगी। मुझे मालूम है। जीवन में पहली बार उसके दिमाग में यह बात आई थी कि उसकी पत्नी अधेड़ और नीरस हो गई है। उसके पूरे शरीर से खाना बनाने की गंध आती है। जवानी में कितनी मादक और सुंदर थी। उससे वह आज भी दोबारा शादी कर सकता था। निस्संदेह यह सब मूर्खतापूर्ण है, उसने सोचा। लेकिन वो विदेश यात्रा क्यों करना चाहती है? उसको इससे क्या लाभ होगा? मैं जानता हूँ वह जाएगी ज़रूर। नेपल्स हो या क्लेन, उसके लिए तो घोड़ा गधा सब बराबर है। पूरी यात्रा में कांटे की तरह चुभती रहेगी। मैं उस पर आश्रित रहूँगा। मुझे मालूम है कि आम औरतों की तरह यह भी धनराशि मिलते ही तिजोरी में बंद कर देगी, अपने रिश्तेदारों पर लुटाएगी और मुझे पाई पाई के लिए तरसाएगी। इवान अब अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगा। लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही इसके दुष्ट भाई बहन, अंकल आंटी भागते हुए आएंगे। हमारे सामने चिकनी चुपड़ी दिखावटी मुस्कुराहट के साथ भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगेंगे। नीच, घिनौने। कुछ देने पर और अधिक मांगेंगे, इनकार करने पर चीखेंगे, गालियाँ देंगे और हर तरह की बद्दुआ देंगे। इवान दिमित्रिच को अपने रिश्तेदारों का भी ध्यान आया। पहले वह उनको निष्पक्ष रूप से देखता था, लेकिन अब वे भी उसको घिनौने और मक्कार दिखाई दे रहे थे। सब के सब रेंगने वाले कीड़े हैं, उसने सोचा। घिनौने दिखाई देने लगे थे। उनके प्रति भी मन में क्रोधाग्नि भड़क उठी। ईर्ष्यापूर्वक सोच रहा था, धन दौलत के बारे में यह कुछ नहीं जानती, तभी तो इतनी कंजूस है। बहुत हुआ तो मेरे हाथ में भी 100 रूबल थमा देगी, बाकी सब ताले बंद कर देगी। पत्नी की तरफ मुस्कुराहट के साथ नहीं बल्कि घृणा के साथ देखने लगा। पत्नी भी उसको घृणा और क्रोध भरी दृष्टि से देख रही थी। उसके अपने सपने, आकांक्षाएं, इच्छाएं थीं। अपने पति के सपनों को वह भली भांति जानती थी। वह जानती थी कि कौन उसको मिलने वाली इनाम की राशि को सबसे पहले हड़पने की कोशिश करेगा। उसकी आंखों से स्पष्ट झलक रहा था, दूसरों के धन से हवाई किले बनाना अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा साहस नहीं कर पाओगे। इवान पत्नी की नज़र में छिपे भावों को ताड़ गया था। उसका मन दोबारा घृणा और क्रोध से भर गया। पत्नी को परेशान करने के ख्याल से जल्दी से अखबार के चौथे पन्ने पर नज़र डाली और विजयी मुद्रा में बोला, सीरीज़ 9499, नंबर 46 है, 26 नहीं। घृणा, आशा एक ही क्षण में लुप्त हो गई। इवान और उसकी पत्नी का कमरा छोटा और अंधकारपूर्ण दिखाई देने लगा। शाम को खाया हुआ खाना हजम नहीं हुआ था। पेट भारी हो रहा था। शाम लंबी और उदास हो गई। इवान दिमित्रिच का मूड खराब हो गया था। गुस्से में बोला, इस शैतान का क्या मतलब?
हर जगह पैरों के नीचे कागज़ की कतरनें, रोटी के टुकड़े और छिलके आ रहे हैं। लगता है कमरों में कभी सफाई ही नहीं होती है। मजबूर होकर बाहर ही जाना पड़ेगा। इस नरक यातना से हमेशा के लिए मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? बाहर जाकर एस्पन पेड़ से लटक कर जान दे दूंगा। मित्रों, यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। आपने सुनी अंतोन चेखव की एक लघु कथा लॉटरी का टिकट। इसी तरह की अन्य कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद।